वेलकम फ्रेंड्स। एक संक्षिप्त जानकारी के साथ संक्षिप्त वीडियो, लेकिन बहुत ही रुचिकर हो सकता है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार, और कई बार मैंने उसकी चर्चा की है, आज फिर एक बार कर रहा हूं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे यह कहा था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, जिसको लेने के लिए लोग पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं, विज्ञान या अर्थशास्त्र या शांति के लिए। 1000 से ज्यादा लोगों को अभी तक 2024 तक नोबेल पुरस्कार इंडिविजुअल्स को मिल चुका है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिला है। लेकिन मैंने कहा था, 5 ऐसे महान पुरुष हैं, महान हस्तियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है। मैडम क्यूरी 1903 इन फिजिक्स, 1911 इन केमिस्ट्री। जॉन बॉर्डिन 1956 इन फिजिक्स, अगेन 1972 इन फिजिक्स। फ्रेडरिक सेंगर 1958 in chemistry, again 1980 in chemistry. K. Barry Sharpless 2001 in chemistry, again 2022 in chemistry. Linus Pauling 1954 in chemistry, 1962 in peace. ये 5 ही हैं इंडिविजुअल। आज तक पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं, कोई छठा इंडिविजुअल नहीं मिलेगा जिसने 2 नोबेल पुरस्कार ले लिए। मित्रों, कहा जाता है कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और एक वैज्ञानिक के लिए तो अपने जीवन को, मैंने कहा, चाहे प्रयोगशाला में समर्पित करना पड़े, पूर्ण समर्पण के बाद भी नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो यह उसका परम सौभाग्य है। 5 व्यक्तियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इसमें छठा एक नाम और हो सकता था। यदि किसी व्यक्ति ने पूर्ण डेडिकेशन से, कर्तव्य निष्ठा से कार्य किया है, उसके बाद भी बिना किसी पार्शियलिटी के वो नोबेल पुरस्कार के लिए सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको नोबेल प्राइज ना मिले। क्या आपने सोचा है? शायद मेरे एमएससी के विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं अक्सर उनको साल में 2-3 बार कहा करता था, याद होगा। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो छठे व्यक्ति बन सकते थे 2 बार रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार लेने वाले, लेकिन फ्रेडरिक सेंगर और के बेरी शार्पलेस 2 ही हैं। वो तीसरे व्यक्ति, विश्व की महान हस्ती आरबी वुडवर्ड, जिनको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह कहता हूं। नो डाउट ही सिंथेसाइज्ड almost all natural products like chlorophyll, quinine, etc. in his lab, and that too in 1955. In 1965, he got the Nobel Prize for his art of organic synthesis. Naturally, he was a deserving candidate, and he received the Nobel Prize in 1965 for his art in organic synthesis. But whatever he contributed in organic chemistry synthesis, equally he contributed with Roald Hoffmann in role of orbital symmetry in chemical reaction, or in simple language I can say pericyclic reaction. Actually, Roald Hoffmann and R.B. Woodward both were in Harvard University. Fukui was from Japan. All the paper of Hoffmann and Woodward, they published together. And you see, in 1981, the prize, Nobel Prize obviously, role of orbital symmetry in chemical reaction के लिए ही मिला था। In 1981, the Nobel Prize in chemistry was given for role of orbital symmetry in chemical reaction. Roald Hoffmann got the award, but R.B. Woodward, in spite of his equal contribution to Hoffmann, he could not receive the Nobel Prize. Reason: the Nobel Prize for orbital symmetry in chemical reaction was given in 1981, but R.B. Woodward took his last breath in 1979. इसको साहब लक कहा जाता है। आप कुछ भी कर लीजिए, यदि ये नोबेल पुरस्कार 1979 में मिल गया होता तो भी आरबी वुडवर्ड का नाम
पांचवें से छठे व्यक्ति के रूप में 2 नोबेल पुरस्कार लेने वालों में सम्मिलित हो जाता। यहां परमात्मा ने यदि आरबी वुडवर्ड की आयु 1981 या 82 तक लंबी की होती तब भी मिल जाता। कहने का तात्पर्य यह है, हर एंगल से आरबी वुडवर्ड केमिस्ट्री का दूसरा नोबेल पुरस्कार लेने के लिए पूरी तरह हकदार थे, एलिजिबल थे। कारण एकमात्र यही था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और 1973 के बाद मृत्यु के उपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो एक छठा व्यक्ति जिसने 1965 में अपनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आर्ट के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, शायद दूसरा नोबेल पुरस्कार यदि 79 में मिल गया होता या आरबी वुडवर्ड 1981 तक जिंदा होते तो वो छठे व्यक्ति होते और तीसरे केमिस्ट होते जिनके 2 नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में होते। कर्म इंसान का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसी को भाग्य कहा जाता है जब आरबी वुडवर्ड दूसरा नोबेल पुरस्कार केवल मात्र अपनी मृत्यु के कारण लेने से वंचित रह गए थे। मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है, कर्म इंसान के हाथ में है। नमस्कार।